लाइन इंटीग्रल हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, तो अब हमें पता है कि अगर आपके पास कोई स्केलर है एफ, तो उसका लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए तो हम जो है उसको जो ds है उससे मल्टीप्लाई करके हम कर्व के अलोंग जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब स्केलर में तो सिंपली हम ds से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए बार, तो अब ज़ाहिर है उसको मैं स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, फिर उसको मैं एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास जो डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर है ना, जो कि एक वेक्टर है, मैं उसको यूज करूंगा। स्केलर के लिए मैं इसका मैग्नीट्यूड यूज करता हूँ ds। तो स्केलर में तो उसको सिंपली आप ds से मल्टीप्लाई करके कर्व के अलोंग जो है वो आप इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अगर कोई वेक्टर है तो फिर जो डिफरेंशियल ऑफ आपके पास पोजीशन वेक्टर है आर बार, जो कि एक वेक्टर है, आप उस के साथ एक ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अलोंग द कर्व सी। तो ये आपके पास जो होगा लाइन इंटीग्रल होगा ऑफ ए वेक्टर अलोंग सी। तो ये आपके पास है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग कर्व सी। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो आपके पास कर्व है, ये आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जे, जिसको आप पैरामीटराइज कर लोगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी आर बार ओवर डी टी, तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास ये x का डेरिवेटिव है प्लस y का डेरिवेटिव है, जे कंपोनेंट है आपके पास। टर्म बाय टर्म आप डिफरेंशिएट करेंगे जिस तरह आप पहले करते रहे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास डी आर बार है वो आपके पास क्या आ जाएगा? तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ जेड है के। ठीक है ना, ये डी आर बार जो डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा। इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो जो इसी तरह जो वेक्टर ए होगा आपके पास, इसके भी एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होंगे, तो ये होगा आपके पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस कर्व, इसके लिए हम एक ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जो डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर है डी आर बार उसके साथ। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए आपके पास क्या है ए एक्स आई और ये प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के, और फिर ये इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम डी आर बार के साथ। तो जो डी आर बार है यहाँ से अगर आप निकालेंगे ये डी टी वहाँ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है एक्स डैश डी टी एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के और ये डी टी। ठीक है, डी टी तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम ये डॉट प्रोडक्ट जो कंपोनेंट वाइज तरीका है कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाई से और जेड जेड से, उस तरीके से आगे जो हम इसको एवेल्युएट कर लेंगे। तो अब जैसे इसके एग्जाम्पल करते हैं तो ये और ज़्यादा बात वाज़ेह हो जाएगी। तो अब जैसे अब इसके अंदर ये आपके पास ये अब यहाँ पे अब ये वेक्टर है और इसकी हम लाइन इंटीग्रल इस वेक्टर का निकाल रहे हैं अलोंग आवर कर्व। तो ये जैसे 27 है आपके पास, तो इसमें ये आपको फोर्स फील्ड दी हुई है, ये एक्सरसाइज 27 है। तो ये आपके पास फोर्स फील्ड है, ये फोर्स वेक्टर है, तो इसकी जो है लाइन इंटीग्रल निकालना है अलोंग कर्व सी। तो इसमें आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो आर का जो डिफरेंशियल है उसके साथ। तो अब इसमें जो सी है वो आपको दे रहा है
कि कर्व सी क्या है आपके पास, तो कर्व सी ये है आपके पास, एक तो ये जो फोर्स वेक्टर ये आपको दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे। और जो पाथ है आपको सी दिया हुआ है, ये है इसकी आपको जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है आपको। अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं दी हुई तो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये है आपके पास टी आई प्लस टी जे, जो पैरामीटर टी है ये चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो जो डी आर है वो आप यहाँ से निकाल लें, इसका आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर लें। तो ये एक्स टी है, ये वाई टी है, टी जो है आपके पास ये आ जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव और इस टी का भी 1। ठीक है ना, ये डी आर बार और डी टी हो गया इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से डी आर बार निकाल लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा आई प्लस जे इंटू डी टी। ठीक है ना, तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये लाइन इंटीग्रल निकालते हैं हम फोर्स का, ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका डी आर के साथ। तो जो टी की लिमिट्स है वो 0 से 1 है, और जो फोर्स आपको दी हुई है वो है एक्स आई प्लस वाई जे। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डी आर बार के साथ, तो डी आर बार है आई प्लस जे और डी टी। ठीक है ना, तो जो ये x है आपके पास, ये x की वैल्यू दी हुई है, ये x की पैरामीट्रिक इक्वेशन है टी, ये जो आर बार है पोजीशन वेक्टर उससे मिल रही है, और जो y है इसकी पोजीशन, इसकी भी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो टी है। तो ये x और y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पूरा इंटीग्रल हमारा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी होना चाहिए। ये 0 से 1, तो x की जगह t तो ये टी आई, और प्लस y की जगह t तो ये टी जे। तो ये डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसकी आई प्लस जे के साथ, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं कंपोनेंट वाइज तो किस तरह लेते हैं, जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो टी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये टी, प्लस वाई कंपोनेंट से टी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये टी। ठीक है ना, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दें तो ये टी प्लस टी, ये आपके पास हो गया 2t, और ये डी टी। तो इसको निकाल लें तो इसका इंटीग्रल है टी स्क्वायर ओवर 2, और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से लेकर 0 तक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये टी स्क्वायर है, और इसमें लिमिट रखते हैं 1 से 0 तक, तो ये आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आपके पास इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई डेट इज 1। ठीक है ना, तो बस फर्क क्या है, अगर आप कोई स्केलर है उसका लाइन इंटीग्रल लेना आपने अलोंग कर्व सी, ये कोई कर्व है इसके अलोंग, तो इसमें जो इसकी जो डिफरेंशियल ऑफ एस है, जो इसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है आर बार का, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो फिर वेक्टर की ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो डिफरेंशियल ऑफ आर बार है उसके साथ, और फिर ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे अलोंग कर्व सी। ठीक है ना, तो वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर के लिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर के लिए जो वेक्टर है डिफरेंशियल आर बार वो, और स्केलर के लिए जो आपके पास स्केलर है डीएस वो यूज होगा। ठीक है ना, तो अब जैसे इसमें अब इसी तरह के क्वेश्चन है, अब ये फाइल मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप इसको कर लीजिएगा। तो ये आप लाइन इंटीग्रल जो है वो आप निकाल सकते हो। तो अब लाइन इंटीग्रल जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ लाइन इंटीग्रल, तो पहली एप्लीकेशन ये है कि इसकी मदद से हम मास निकाल सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन ये है इसकी मदद से फिजिक्स में हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अब जैसे पहली एप्लीकेशन है आपके पास कि आप मास किस तरह मालूम कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल से। तो जैसे ये कोई आपके पास वायर है, ये समझ लीजिए जैसे कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है सी,
तो इसके अंदर जो आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी आपके पास रो है, ठीक है ना, ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर आपके पास कोई कर्व है तो उसके अंदर क्योंकि लेंथ ही सिर्फ शामिल होगी, तो फिर उसमें वॉल्यूम, क्योंकि उसमें जस्ट आपके पास वन डायमेंशनल है वो, तो उसमें वॉल्यूम हमारे पास जो है वो नहीं होगा। वहाँ से हम जो इसकी लेंथ को जो है कंसीडर करेंगे एल को, ठीक है। तो यहाँ से जो मास है वो आपके पास क्या है, रो एल। तो अब अगर आप इसके ऊपर जो लेंथ आपको गिवन होगी ना, वो दरअसल क्या होगा, वो डी एस होगा। तो ये जो इस कर्व के ऊपर जो हमारे पास इसकी लेंथ का जो एलिमेंट है वो डी एस है। तो इस तरह इसकी जो मास होगी वो क्या होगी, रो इंटू डी एस, ठीक है ना। तो ये इस पार्ट की मास होगी जिसको आप कह सकते हैं डी एम, डिफरेंशियल ऑफ एम। तो जो टोटल मास आपके पास है एम, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल मासेस हैं, यानी छोटे छोटे हिस्सों की जो मासेस हैं, इनको जैसा आप इंटीग्रेट कर लोगे अलोंग दिस कर्व सी, तो यानी इस लाइन इंटीग्रल से आप ये मास निकाल लेंगे, तो ये जो मास आपके पास होगी इस वायर की, उसके लिए आप क्या करोगे, ये dm की वैल्यू में रख रहा हूँ, ये जो इसकी डेंसिटी है ये गिवन होगी, इसका लाइन इंटीग्रल लेंगे आप अलोंग द कर्व सी, तो ये आपको मास मिल जाएगी। तो यार कि जो डेंसिटी होती है आपके पास वो स्केलर होती है, तो इसलिए सिंपली ds से मल्टीप्लाई करके हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ये स्केलर वाला केस है। तो डेंसिटी जो है आपके पास वो स्केलर है। आपको डेंसिटी अगर गिवन है तो उसका लाइन इंटीग्रल ले लें अलोंग द कर्व सी, तो आपको वो जो भी जो पाथ है उसकी मास आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसकी जैसे हम एग्जांपल करते हैं, ये पहली एप्लीकेशन है कि हम लाइन इंटीग्रल से मास निकाल सकते हैं। तो अब जैसे ये आपके पास है, तो मतलब फाइंड द टोटल मास ऑफ द वायर विद डेंसिटी रो। तो 23 है आपके पास, तो आपको जो वायर है या जो पाथ है उसकी आपको इक्वेशन दी हुई है सी की, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास है cos टी आई प्लस साइन टी जे। ठीक है, और जो डेंसिटी है वो आपको दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक स्केलर फंक्शन है। तो रो एक्स वाई, ये आपके पास है एक्स प्लस वाई। जो पैरामीटर चेंज हो रहा है वो जीरो से पाई तक है, टी जो है वो फ्रॉम जीरो टू पाई, ठीक है ना। तो आपने जो है टोटल मास निकालनी है, तो जो टोटल मास है आपके पास वो आप किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए ये जो डेंसिटी फंक्शन है इसका आप लाइन इंटीग्रल लेंगे अलोंग कर्व सी, ठीक है ना। तो ये सी ये कर्व दिया हुआ है। तो अब ये स्केलर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल है, इसमें जो आर है आपके पास वो आपको गिवन था, जो पोजीशन वेक्टर है आपके कर्व की, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई cos टी आई प्लस साइन टी जे। तो इसमें जो x है आपके पास वो cos टी है, और जो y है आपके पास वो साइन टी है। तो इनके डेरिवेटिव आप निकाल लें, तो जो x का डेरिवेटिव x प्राइम ये है माइनस साइन टी, और जो y का डेरिवेटिव है y प्राइम ये है cos टी। ठीक है, तो ds निकाल लें, डिफरेंशियल ऑफ लेंथ। तो ds ओवर dt, ये दरअसल क्या होता है, जो dr ओवर dt है उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये है अंडर रूट एक्स के डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसमें z कंपोनेंट नहीं है, तो जैसे x के डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस y के डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो ये आप रख दें, x का जो डेरिवेटिव है आपके पास वो माइनस साइन टी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी,
और y का जो डेरिवेटिव है कॉस टी है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आपको पता है 1 होता है, तो ये जो है आपके पास ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो डी एस है ये आपके पास आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो फिर आप ये टोटल मास निकाल लें, आप जो टोटल मास है आपके पास। टोटल मास ऑफ द वायर, तो उसके लिए लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं आप डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इसमें पुट करें जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो टू पाए, तो ये टी की लिमिट है आपके पास जीरो से पाए, और जो डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ रो, ये आपके पास है एक्स प्लस वाई, और जो डी एस है ये आपके पास है डी टी। तो इसमें एक्स और वाई की आप पैरामेट्रिक इक्वेशन रखेंगे, जो आपको गिवन है एक्स कॉस टी है, वाई साइन टी है। तो एक्स की जगह कॉस टी और प्लस वाई की जगह साइन टी। तो यह पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ टी आपको मिल गया। आप इसको इवेलुएट कर लें आप। तो आप जो है इंटीग्रेट करें, कॉस टी का इंटीग्रल होता है माइनस साइन टी, सॉरी साइन टी खाली, कॉस टी का इंटीग्रल है साइन टी। इसमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप जीरो से पाए, और साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी। तो माइनस साइन टी को इंटीग्रेट कर लिया, माइनस कॉस टी, ये लिमिट रखेंगे आप पाई जीरो से पाई तक। तो अब इसमें लिमिट पुट कर दें पहले, टी की जगह अपर लिमिट साइन पाई और माइनस साइन जीरो। ठीक है, फिर इसमें ये प्लस माइनस माइनस और कॉस टी है, इसमें लिमिट रख दें पहले अपर लिमिट टी की जगह पाए, तो कॉस पाए और माइनस कॉस जीरो। ठीक है, तो साइन पाए जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है। ये माइनस कॉस पाए जो है माइनस वन होता है, और कॉस जीरो वन होता है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो टोटल मास आ जाएगी टू, 2 यूनिट्स। ठीक है ना। तो ये इसके एप्लीकेशन है कि जो आपके पास स्केलर फंक्शन है डेंसिटी, डेंसिटी फंक्शन का जब आप लाइन इंटीग्रल लेंगे तो आपको जो है टोटल मास मिल जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी एप्लीकेशन है इसमें वो जो हम आमतौर पे फिजिक्स में करते हैं कि जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस पर जो काम होता है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, जो वर्क डन है वो हम किस तरह मालूम करते हैं। तो ये आपके पास अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं और इसमें बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रही है, बॉडी मूव कर रही है अलोंग ए कर्व सी, तो इस पर जो काम करते हैं हम, वर्क डन डब्ल्यू, तो वो दरअसल क्या होता है, वो जो फोर्स वेक्टर है उसका लाइन इंटीग्रल होता है अलोंग दिस कर्व। तो क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये जो हमारा कर्व है इसका जो डिफरेंशियल आपके पास पोजीशन वेक्टर एलिमेंट है डी आर बार, उसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेके हम इस कर्व सी के अलोंग अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें इस कर्व के अलोंग वर्क डन मिल जाएगा। तो ये इसकी जो है सेकंड एप्लीकेशन है, जिसमें जो वेक्टर फंक्शन है उसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम डी आर बार के साथ। ठीक है ना। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है। तो अब जैसे अब इसमें जैसे हम इसके अंदर ये इसकी एप्लीकेशन है आपके पास एक्सरसाइज 35 से 40 है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड एफ ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द गिवन पाथ। तो 35 में ये फोर्स फील्ड है, ये पाथ आपको दिया हुआ एक्स टी है, वाई टी क्यूब है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 0 0 से 2 8 तक आप मूव कर रहे हैं। तो कितना काम आप करेंगे वो आपने मालूम करना है। तो ये 35 आपके पास एग्जाम्पल है, 35 क्वेश्चन है आपके पास, तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। 35, तो इसमें जो फोर्स फील्ड आपको दी हुई है, फोर्स फील्ड आपको गिवन है जो आप अप्लाई कर रहे हैं,
तो ये फोर्स फील्ड आपको दी हुई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास एक्स आई प्लस 2 yj। और जो पाथ है जिसके अलोंग आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन दी हुई है आपको, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू टी क्यूब है। और बॉडी को जो आप मूव कर रहे हैं वो फ्रॉम 0 0 टू फ्रॉम 0 0 टू 8 इस पॉइंट तक आप मूव कर रहे हैं। तो ये डायग्राम जैसे इसकी दी हुई है आपको कि ये जो कर्व है इसके अलोंग आप इसको मूव कर रहे हैं 0 0 से, ये आपका पाथ है सी, आप इस पॉइंट टू 8 तक। तो इसमें पैरामीटर टी की वैल्यू क्या होगी? जब टी 0 होगा, आप इसमें टी 0 रखेंगे, एक्स 0 और वाई 0 आएगा, तो टी की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। और फाइनल वैल्यू इस तरह होनी चाहिए कि जब आप इन इक्वेशंस में रखें तो x की वैल्यू 2 आए और y की वैल्यू 8 हो जाए। तो जो पैरामीटर है t वो 2 तक होगा, 0 से 2 तक, क्योंकि आपने x2 चाहिए, तो जब आप t2 रखेंगे x2 हो जाएगा। और y 8 चाहिए, तो t क्यूब में जब आप t2 रखेंगे 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो पैरामीटर है इसकी लिमिट्स हैं आपके पास। तो अब आपने वर्क डन निकालना है, तो पहले तो आप ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है आपको, इसको लिख लें। तो जो आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट का, वो आपके पास क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसका जो डेरिवेटिव आप निकालोगे डी आर बार ओवर डी टी। तो हाँ, पहले हम जो इसमें एक्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन रख देते हैं और वाई की भी रख देते हैं, फिर इसका डिफरेंशियल, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो x आपको दिया हुआ t, तो ये टी आई। y आपको दिया हुआ टी क्यूब, तो ये टी क्यूब जे। तो अब इसका डेरिवेटिव लें आप विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये t का डेरिवेटिव 1 है, तो ये आई हो जाएगा टी क्यूब का 3t²। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से आप डी आर बार निकाल लें। ये हो जाएगा आई प्लस 3t² ठीक है, डी टी को वहाँ शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है। तो ये जो अब फोर्स वेक्टर है इसको भी आप पैरामीटर टी के फॉर्म में लिख लें। तो एक्स वाई, ये आपको दिया हुआ ये पोजीशन, ये जो फोर्स फील्ड है आपके पास एक्स आई प्लस 2 yj। ठीक है ना। ये आपको फोर्स फील्ड की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें जो एक्स और वाई की पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो आप रख दें। तो एक्स आपके पास टी है, तो ये टी आई और प्लस 2 yj, वाई आपके पास टी क्यूब है, तो ये टी क्यूब जे। ठीक है ना। तो अब आए नाउ जो वर्क डन है वो हम निकालते हैं। और वर्क डन along सी इस, तो कर्व सी के along जो हम काम करते हैं वो किस तरह निकालते हैं हम? जो फोर्स फील्ड है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो डिफरेंशियल ऑफ आर बार है उसके साथ, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे along सी। तो अब इसमें रख दें जो पैरामीटर टी है उसकी लिमिट है 0 से 2, और जो फोर्स फील्ड है टी की फॉर्म में, पैरामीटर की फॉर्म में, वो है टी आई प्लस 2t³ जे। और जो डी आर बार है आपके पास, जो डिफरेंशियल ऑफ आर बार है वो ये रहा, आई प्लस 3t² dt। ये डॉट प्रोडक्ट लेनी है इसकी, आई प्लस 3t² dt। ठीक है। तो अब हमें पता है कंपोनेंट फॉर्म में हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं, एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, वाई कंपोनेंट जो है वाई कंपोनेंट से होता है। तो ले लें आप एक्स कंपोनेंट टी, वाई कंपोनेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा टी प्लस 2t³ होगा 3t² से, तो ये हो जाएगा 6
और t की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें। तो t का जो इंटीग्रल है t²/2 है। ये लिमिट रखेंगे इसमें 1 से 0, और 65 का इंटीग्रल है t6/6, और ये इसमें लिमिट रखेंगे। तो इसमें ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन हमें मिल जाएगा। ये t²/2 1 रखेंगे तो ये 1/2, और प्लस t6 ये 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये जो है, ये आपने इसके एप्लीकेशंस देख लिए लाइन इंटीग्रल की। तो जो लाइन इंटीग्रल है आपके पास, इसको आप स्केलर फंक्शंस के लिए भी आप लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं, और जो वेक्टर फंक्शन है अब उसका भी लाइन इंटीग्रल जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए। अब वेक्टर फील्ड जो है, अब उसमें खास किस्म की आपके पास फील्ड होती है जिसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं हम। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? तो अगर आपके पास एक ऐसी फील्ड है जिसमें दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप किसी बॉडी को मूव करते हैं, सी पॉइंट ए और बी हैं, इसके दौरान अगर आप बॉडी को मूव करते हैं तो आप कोई काम करेंगे, तो काम का इन्हिसार जो होगा वो पाथ पर नहीं होगा। आप किसी भी पाथ के ऊपर अगर आप बॉडी को मूव करते हैं, इस पाथ पे मूव करें या ऐसे मूव कर लें या कोई और पाथ ले लें, तो अगर फर्क जो है बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन द पॉइंट्स, पहली चीज ये है। तो a vector field in which, तो पहली चीज है द वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट does not depend on the path between the points। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप एक क्लोज पाथ लेते हैं, यानी जहां से चलें वहां पे आप दोबारा वापस आ जाएं, तो ये क्लोज पाथ है। तो एक क्लोज पाथ के अलोंग जो आपका काम है ना, तो पाथ क्योंकि क्लोज होता है तो ये इंटीग्रल के ऊपर हम एक सर्किल बना देते हैं। तो इसका पता चलता है कि ये जो हमारे पास कर्व है जिसके अलोंग हम वर्क निकाल रहे हैं वो क्लोज है। तो वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ दैट इज जीरो, इट शुड बी जीरो। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है ना? तो अगर आपके पास एक ऐसी वेक्टर फील्ड है जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि उस वेक्टर फील्ड में कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम काम करें, कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम बॉडी को ट्रांसफर करें, तो हम जो काम करें उस काम का इंसार पाथ पर ना हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, और किसी क्लोज कर्व के अलोंग हम जो काम करें वो जीरो हो, तो ऐसी वेक्टर फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। दैट इज कॉल्ड, सच वेक्टर फील्ड कॉल्ड कंजर्वेटिव। ऐसी वेक्टर वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो जो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है उसमें किस तरह मालूम करेंगे? तो जो फॉर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड ए, अगर आपके पास जो वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, तो उसका जो कर्ल होगा ना वो जीरो होगा। तो देन जो कर्ल ऑफ ए है इट वुड बी जीरो। तो ये जो है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो इसकी मदद से जो है हम ये मालूम करते हैं कि कोई वेक्टर फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है नहीं। कर हम किस तरह लेते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का? हम डेल के साथ उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अभी इसमें पहला टॉपिक यही हमने पढ़ा था। तो इस वेक्टर, अगर किसी वेक्टर की हम कर्ल निकालते हैं, यानी डेल के साथ हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो अगर जीरो आती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो जो वेक्टर फील्ड है वो आपके पास कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो अगर इफ
curl of a vector field is 0, a curl of a vector field is 0, then the vector field is conservative. ठीक है ना, तो सिंपली आप कर्ल निकाल लें और फिर मालूम कर लें कि जो कर्ल अगर 0 तो वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होगी। कर्ल अगर आपके पास 0 नहीं है तो वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगी। अब जैसे इसके क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें आपके पास है, ठीक है, आप जैसे ये एक्सरसाइज 15.1 की है आपके पास, ये 15.1 में ये आपके पास क्वेश्चन है इस तरह के, तो वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 15.1 में क्वेश्चन 31, 32, 33, 34, इसमें वेरीफाई करें कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये कंजर्वेटिव है। उसमें जैसे 31 है, verify that the vector field is conservative। तो ये आपको वेक्टर फील्ड दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर, आई इसका आई कंपोनेंट है, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे, इसका जेड कंपोनेंट 0 है। तो अब हम किस तरह मालूम करेंगे, किस तरह वेरीफाई करेंगे कंजर्वेटिव है, किस तरह डिटरमाइन करेंगे कंजर्वेटिव है? इसके आप कर्ल जो है फाइंड करें, अगर वो 0 होगी तो ये कंजर्वेटिव होगी। तो फाइंड कर्ल ऑफ एफ। तो जो कर्ल ऑफ एफ है वो, उसके लिए हम एफ की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की मदद से। तो डिटर्मिनेंट जो होगा, इसकी पहली रो में यूनिट वेक्टर्स होंगे आई जे के, सेकंड रो में डेल के कंपोनेंट होंगे, जो कि आपके पास क्या होते हैं, ये ऑपरेटर है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल वेक्टर, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो एक्स कंपोनेंट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाई कंपोनेंट है, और फिर जो जेड कंपोनेंट है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड। अच्छा, और लास्ट रो में फोर्स एफ के कंपोनेंट होंगे, तो एक्स कंपोनेंट है एक्स वाई स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर वाई, और जेड कंपोनेंट इसका 0 है। तो अब ये जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये कर्ल ऑफ एफ है, तो आप पहले निकालें आई को। तो ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये ऑपरेट करेंगे 0 पर, फिर माइनस जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड है ये हम ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई पर। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस जे। तो ये कॉलम रो हटाएं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे 0 का, फिर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे एक्स वाई स्क्वायर का। ठीक है, फिर उसके बाद के कंपोनेंट निकालेंगे प्लस के। तो इसमें इस कॉलम रो को हटाएं तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर।
ठीक है, तो कैलकुलेट करें 0 इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा और फिर एक्स स्क्वायर वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसमें जेड की टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है जेड के लिए, जेड के लिहाज से तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा। फिर माइनस जे, ये इसमें पार्शियल डेरिवेटिव 0 का लेंगे 0 है, माइनस फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई स्क्वायर का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसमें जेड की टर्म नहीं है तो ये भी 0। फिर आ जाए प्लस के, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 2xy, फिर एक्स वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा 2xy, ये 2xy कैंसिल, ये जीरो ये जीरो, तो इस तरह जो कर्ल आपको मिल रही है डेट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो क्योंकि कर्ल जो है आपके पास जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो फोर्स फील्ड है आपके पास, ये जो वेक्टर फील्ड है ये कंजर्वेटिव है। सो जो एफ है वो आपके पास जो फोर्स फील्ड है आपके पास, ये आपके पास जो है कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो है मालूम कर देंगे कोई भी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब ये सारे टॉपिक्स लाइन इंटीग्रल के भी आपका खत्म हो गया, डाइवर्जेंस भी देख लिया आपने, कर्ल भी देख लिया, उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए। तो अब आ जाए, अब आपके पास एक दो टॉपिक्स ही रहते हैं, तो अब हम इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये आपके पास जो है वो डबल इंटीग्रल का है। तो डबल इंटीग्रल जो है एक्चुअली वो किसी सरफेस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, किसी सरफेस के लिए हम निकालते हैं। ये कोई सरफेस है आपके पास, ये कोई सरफेस एस है। तो अगर हम जो है कोई भी हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है, उसको पहले हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं डबल इंटीग्रल है, क्योंकि अब इसमें दो दफ़ा जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसे सिंपल से एक एग्जांपल अगर हम लें, जैसे अब फर्ज करें कि डबल इंटीग्रल हम निकालते हैं, ये 0 से 1 तक, ये y की लिमिट्स हैं, ये x की लिमिट हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई, इसका हम डबल इंटीग्रल ले रहे हैं, ये मेरा एक स्केलर फंक्शन है। तो पहले हम y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो पहले जो अंदर वाला इंटीग्रल है, ये वाला जो इनसाइड इंटीग्रल है, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो x की टर्म है उनको हम कांस्टेंट समझेंगे, एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रल के रूट्स हम y की टर्म्स पे अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज, y को इंटीग्रेट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू पाई, तो इस पे पावर रूल लगा दें तो ये वाई स्क्वायर ओवर टू, फिर ये जो y की लिमिट है ये हम इस पे सब्सिट्यूट करते हैं 0 से 1। ठीक है, और फिर बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने एक इंटीग्रेशन तो परफॉर्म कर लिया, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास है हाफ एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें y की लिमिट सब्सिट्यूट कर देते हैं, वाई स्क्वायर पहले अपर लिमिट 1, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास होगा 1, और इसको फिर अब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर को। तो इसमें पावर रूल लगा लें, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है आपके पास वो क्या है, एक पावर इंक्रीज करके इसे डिवाइड करते हैं x³/3, और इस पे ये लिमिट लगाते हैं 1 0, तो ये 1/6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे x³ की, अपर लिमिट 1 1³ और -0 तो ये 1 ही रहेगा। तो इस साइज डबल इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डबल इंटीग्रल निकाला, इसमें पहले y के लिहाज से हमने इंटीग्रेट किया, फिर y की लिमिट सब्सिट्यूट करी, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर x की टर्म आ गई, फिर x के लिहाज से इंटीग्रेट करा, फिर x
की लिमिट सब्स्टिट्यूट करके उसे कैलकुलेट कर लिया। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो y की लिमिट्स होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ x होती हैं, यानी y की वेरिएबल लिमिट होती है। तो अब जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास y की वेरिएबल लिमिट्स, यानी ये इंटीग्रल है x स्क्वायर y, इसमें जो y की लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ x यानी x से x स्क्वायर तक, और पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो x की लिमिट है वो नंबर ही की फॉर्म में 0 से 1, ठीक है ना। तो ये भी डबल इंटीग्रल जो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है आपके पास, ऊपर वाले डबल इंटीग्रल में जो y और की लिमिट थी वो नंबर्स में थी, यहाँ पे जो है y की लिमिट्स वो वेरिएबल्स में यानी इन टर्म्स ऑफ x हैं। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं तो उसी तरीके से हम y को इंटीग्रेट करते हैं पावर रूल लगा के, तो ये वाई स्क्वायर ओवर 2 है। अब बस जब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वेरिएबल्स लिमिट होगी, यानी इन टर्म्स ऑफ x होगी। ये y की लिमिट है x से x स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये हमने ये जो इनसाइड इंटीग्रल इसको परफॉर्म किया, तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। ये 0 से 1, ये हाफ एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें मैं x की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सॉरी y की लिमिट। तो पहले y की जगह आप जो है ये y की जगह रख दें इसकी अपर लिमिट एक्स स्क्वायर, ये y की अपर लिमिट रखिए एक्स स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें y की जगह x और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। और अब इसे हमने इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 1 ये हाफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई कर दें आप, ये हाफ बाहर निकाल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स की पावर 6, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करें एक्स की पावर 4, ठीक है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्स की पावर 6, ये पावर लगाया एक्स की पावर 7/7, ये इसमें लिमिट रखेंगे एक्स की, फिर ये माइनस हाफ एक्स 4 को इंटीग्रेट करें एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और ये लिमिट रखेंगे हम 1 से 0। तो ये आपके पास 1/4 वन सॉरी 1/, ये आपके पास 7 है तो ये 1/14 हो जाएगा। ये एक्स की लिमिट रखेंगे अपर और लोअर, 1 की पावर 7 माइनस 0 की पावर 7, ये 5 टू ज़ा 10, तो ये 1/10 हो गया। फिर एक्स की पावर 5 में लिमिट रखें, अपर लिमिट 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, तो 1 की कोई भी पावर हो 1 ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/14 माइनस 1/10। तो इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम जो है आपके पास वो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, बल्कि 70 आ जाएगा एलसीएम, 70 आ रहा है। 14 से डिवाइड करें तो 5, तो ये 5 माइनस 7, तो ये आ जाएगा -2/70, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये आंसर आ जाएगा -1/35, ठीक है। तो ये जो है हम डबल इंटीग्रल को जो है जो है इवेल्युएट करते हैं। तो याद रखें डबल इंटीग्रल हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई सरफेस है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आमतौर पे कोई सरफेस है उसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो फिर वहाँ पर जो है हम डबल इंटीग्रल को जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल है आपके पास, फर्ज करें कि ये आपके पास जो कोई सरफेस है,
ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, और ये आपके पास ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, और ये जो पॉइंट है 1 1 है। ठीक है ना, इस कर्व को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये जो कर्व है ये इस सरफेस को जो है बाउंड कर रहा है। तो अगर इस सरफेस के ऊपर जो है हम डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये सरफेस है विच इज बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये सरफेस ये है। ठीक है, तो अब ये जो डबल इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट करें इसके ऊपर कोई फंक्शन हमें गिवन है, लेट्स से एक्स वाई। ये डबल इंटीग्रल हम इस सरफेस के ऊपर निकालना चाहते हैं। तो इसमें पहले हम y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के लिहाज से। तो अब y की लिमिट क्या होंगी? तो इस कर्व में आप देखें कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें इस कर्व में, ऐसे। तो इसका ये जो लोअर पार्ट है ना, ये y की लोअर लिमिट है, यानी ये एक्स स्क्वायर। और ये जो इसका जो अपर पार्ट है ये y की अपर लिमिट है, जो कि x है, y इज इक्वल टू एक्स। तो हम y को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एक्स स्क्वायर से x तक। ठीक है ना, यानी y की लिमिट्स मालूम करने के लिए आप इस सरफेस के अंदर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। तो उसकी जो लोअर पार्ट है उससे आपको y की लोअर लिमिट मिलेगी। लोअर पार्ट पे जो y की वैल्यू है, लोअर पार्ट पे जो कर्व है वो y की लोअर लिमिट है, और जो अपर पार्ट पे कर्व है वो y की अपर लिमिट है। ठीक है ना, तो ये y की वेरिएबल लिमिट्स इस तरह आप मालूम कर लेंगे। और x की लिमिट क्या है? x जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1। तो x की लिमिट है 0 से 1 तक। ठीक है ना, तो इस तरह आप लिमिट्स मालूम कर लेंगे। अब ये डबल इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं। तो ये 0 से 1, अब इनर, ये जो इनर इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू y से कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसमें y की लिमिट रखेंगे एक्स स्क्वायर से x, और फिर बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब इसको जो है हम इवेल्युएट करते हैं। तो ये आपके पास 0 to 1 है, और ये हाफ, ये x है। y की लिमिट रखें पहले x, ये अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर स्क्वायर है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास हाफ x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हाफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर ये हाफ एक्स की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 to 1। तो हाफ एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे आप, तो ये एक्स की पावर 4/4, इसमें लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे एक्स की 0 to 1। फिर एक्स की पावर 5 को इंटीग्रेट कर लें, तो ये एक्स की पावर 6/6, और ये लिमिट रखेंगे 0 to 1। ये आपके पास है 1/8, एक्स की लिमिट रख देंगे, ये 1 - 0, और फिर ये है 1/12, इसमें वही रखेंगे 1 - 0 थे तो 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/8, और ये आपके पास हो जाएगा 1/12। तो ये फिर एलसीएम ले लें आप। एलसीएम जो आपके पास वो 24 है, तो 8 3 ज़ा 24, 3 -
2 तो ये 1/24 तो ये इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम डबल इंटीग्रल निकालते हैं। सही है, तो फिर यहाँ पे मैं ये क्लास ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।